कहानी की शुरुआत होती है साल 1939 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन पोलैंड पर हमला कर देता है और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लेता है। उन्हीं बंदी लोगों में यानूस नाम का एक जांबाज आर्मी ऑफिसर था। सोवियत की खुफिया पुलिस यानूस को एक विदेशी जासूस बताकर अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक सोवियत ऑफिसर यानूस के सामने एक पेपर रखकर उस पे साइन करने को बोल रहा होता है, लेकिन यानूस एक सच्चा देशभक्त था। वो बिना डरे पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। जब ऑफिसर देखता है कि यानूस इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, तो वो उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है। उसकी पत्नी बुरी तरह डरी हुई थी और सोवियत अफसरों के टॉर्चर की वजह से वो यानूस के खिलाफ झूठी गवाही दे देती है कि यानूस सच में कम्युनिज्म के खिलाफ जासूसी कर रहा था। यानूस अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी को डरा धमकाकर यह बयान दिलवाया गया है, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए यानूस चुपचाप उस झूठे पेपर पर साइन कर देता है। इसके बाद कोर्ट उसे जासूसी के जुर्म में सीधे 20 साल की कड़ी सजा सुना देती है। अब यानूस को साइबेरिया की एक बेहद खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है, जिसे गुलाग कहा जाता है। यहाँ का जानलेवा मौसम और कड़ाके की ठंड ही इस जेल की असली दीवारें थीं, क्योंकि यहाँ के कैदी यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकता था। इस जेल का क्रूर जेलर सभी नए कैदियों को कड़क आवाज में वार्न करता है कि आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं भाग पाया है, इसलिए तुम लोग भागने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। जेल के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था, जहाँ कैदियों से जानवरों की तरह काम कराया जाता था। इसी नर्क में यानूस की मुलाकात कुछ पुराने कैदियों से होती है। सबसे पहले उसकी मुलाकात खबरे नाम के एक रशियन एक्टर से होती है, जिसे सोवियत सरकार ने सिर्फ एक रोल की वजह से यहाँ भेज दिया था। यानूस के दिमाग में यहाँ सड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो हर वक्त जेल से भागने के रास्ते तलाश कर रहा था। जब वो खबरे से भागने के बारे में पूछता है तो खबरे उसे बताता है कि उसके पास एक प्लान है। वो कहता है कि सोवियत पुलिस से बचने के लिए उन्हें उत्तर नहीं बल्कि दक्षिण की तरफ भागना होगा, जहां से वे मंगोलिया के बॉर्डर को पार कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारा खाना और सही वक्त का इंतजार करना होगा। यानूस को प्लान में दम लगता है और वो धीरे धीरे अपने राशन में से खाना छिपाना शुरू कर देता है। तभी एक दिन जब सभी कैदी कड़ाके की ठंड में जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं, अचानक साइबेरिया का मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और एक भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है। इस तूफान की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसीलिए मिस्टर स्मिथ और बाकी कैदी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं और अपनी जान बचाते हैं। अगले दिन ऑफिसर कैदियों के जंगल में भागने से गुस्सा होकर यानूस, मिस्टर स्मिथ और कुछ दूसरे कैदियों को सजा के तौर पर कोयले की गहरी खदानों में काम करने के लिए भेज देता है। यहाँ का दम घोंटने वाला माहौल और जहरीली गैसें कैदियों की जान ले रही थीं। भूख और थकान की वजह से यानूस को हेलुसिनेशन होने लगता है और वो पागलों की तरह एक गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर मिस्टर स्मिथ उसे पीछे खींचकर उसकी जान बचा लेते हैं। होश में आते ही यानूस मिस्टर स्मिथ को बताता है कि वो अब यहाँ और नहीं रुक सकता, क्योंकि उस एक्टर खबरे के पास यहाँ से भागने का एक प्लान है। तब मिस्टर स्मिथ यानूस को एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। वो कहते हैं कि खबरे एक नंबर का झूठा है, उसके पास भागने का कोई प्लान नहीं है, वो बस अपनी बोरिंग दूर करने के लिए ये कहानियां बुनता रहता है। खबरे का यह सच जानकर यानूस का दिल टूट जाता है, लेकिन मिस्टर स्मिथ आगे कहते हैं कि अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम एक ईमानदार इंसान हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब यानूस खुद इस एस्केप मिशन की कमान संभालता है। वो समझ जाता है कि सिर्फ 2 लोग साइबेरिया पार नहीं कर सकते, इसलिए वो जेल के अंदर से ऐसे कैदियों को चुनता है जिनके पास कोई न कोई खास हुनर हो। धीरे धीरे एक टीम तैयार होती है जिसमें कुल 7 लोग शामिल होते हैं। इनमें मिस्टर स्मिथ के अलावा वाल्का नाम का एक खूंखार रशियन क्रिमिनल जिसके पास एक अवैध चाकू था, तोमाज नाम का एक पोलिश आर्टिस्ट, वॉस नाम का एक पादरी, जोरान नाम का एक अकाउंटेंट और काजिक नाम का एक मासूम पोलिश लड़का शामिल था जिसकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर थी। अब ये 7 सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार वो रात आ ही जाती है जिसका इन्हें इंतजार था। एक रात साइबेरिया का मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और तेज बर्फीला तूफान चलने लगता है। यानूस अपनी टीम से कहता है कि इतनी तेज हवाओं में अगर हम भागेंगे तो बर्फ पर हमारे पैरों के निशान तुरंत मिट जाएंगे और गार्ड्स के शिकारी कुत्ते भी हमारी गंध नहीं सूंघ पाएंगे। रात के ठीक 12 बजे ये लोग मौका देखकर कैंप का पावर जनरेटर बंद कर देते हैं और ब्लैकआउट का फायदा उठाकर वाल्का के चाकू से कंटीली तारों को काटते हुए जेल से बाहर कूद जाते हैं। जैसे ही ये बात जेलर को पता चला कि कुछ कैदी जेल से भाग चुके हैं तो वो तुरंत अपनी पूरी फोर्स और कुत्तों को उनके पीछे लगा देता है। दूसरी तरफ यानूस और उसकी टीम बिना रुके घुटनों तक जमी बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। कड़ाके की ठंड की वजह से उनके चेहरे और होंठ फटने लगते हैं। इस मुसीबत से निकलने के लिए यानूस वाल्का के चाकू की मदद से पेड़ों की मोटी छाल को काटता है और सबके लिए देसी मुखौटे तैयार करता है। इन मास्क की वजह से
बर्फीली हवाएं सीधे उनके चेहरे पर नहीं लगती और वे अपना सफर जारी रखते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है और वे गुलाग जेल से काफी दूर निकल आते हैं। यानूस सबके पास बचा हुआ राशन इकट्ठा करता है, लेकिन अकाउंटेंट जोरान हिसाब लगाकर बताता है कि अगर वे दिन में सिर्फ एक बार थोड़ा सा खाना खाएं तो भी यह राशन मुश्किल से कुछ हफ्तों तक ही चलेगा, जबकि सफर हजारों किलोमीटर लंबा है। राशन की किल्लत देखकर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, लेकिन यानूस हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी आर्मी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और सूरज की पोजीशन से दक्षिण दिशा का सटीक अनुमान लगाकर सबको आगे बढ़ने का इशारा करता है। टोली लगातार दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन साइबेरिया के घने जंगलों को पार करना बेहद मुश्किल था। रात होते ही ठंड अपने चरम पर पहुंच जाती है, जिससे बचने के लिए यानूस सबको आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने को कहता है। सभी लोग अंधेरे में लकड़ियों की तलाश में जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ एक भयानक ट्रेजेडी होती है। टीम का सबसे छोटा लड़का काजिक, जिसे रात के अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता था, वो रास्ता भटक जाता है। जब बाकी साथी आग के पास जमा होते हैं तो वे देखते हैं कि काजिक गायब है। यानूस और मिस्टर स्मिथ उसे ढूंढने के लिए वापस उस खौफनाक अंधेरे जंगल में जाते हैं, लेकिन तूफान के शोर में उनकी आवाजें दब जाती हैं। कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता तो वे निराश होकर लौट आते हैं। अगली सुबह जब कोहरा थोड़ा छटता है तो वे देखते हैं कि काजिक कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के सहारे चुपचाप बैठा हुआ है। यानूस जैसे ही मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर उसे छूता है, काजिक का शरीर एक पत्थर की तरह साइड में गिर जाता है। कड़ाके की ठंड ने रात भर में उसके पूरे जिस्म को बर्फ का बुत बना दिया था। इस मासूम लड़के की मौत से पूरी टीम अंदर से टूट जाती है। वे भारी मन से काजिक की लाश को वहीं बर्फ में दफन कर देते हैं और एक बार फिर अपने सफर पर आगे बढ़ने लगते हैं। अब उन्हें चलते चलते कई हफ्ते बीत चुके थे और जेल से चुराया हुआ राशन पूरी तरह खत्म हो चुका था। भूख के मारे सबकी हालत खराब थी। रास्ते में जो भी मिलता, चाहे वो अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े हों या पेड़ों की जड़ें, ये लोग अपनी सांसें चलाने के लिए उसे खा लेते थे। रास्ता पेचीदा होने के कारण वे अपने तय समय से काफी पीछे चल रहे थे और बैकाल झील अभी भी उनसे बहुत दूर थी। एक रात जब ये सब भूख से निढाल होकर एक गुफा के पास सो रहे थे, तभी अंधेरे में भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है। यानूस और वाल्का दबे पांव जाकर देखते हैं कि भेड़ियों का एक झुंड किसी जंगली जानवर का शिकार कर रहा था। भूख इंसानों को इतना बेबस कर देती है कि ये लोग खुद भेड़िए बन जाते हैं। यानूस और बाकी सब हाथ में जलती हुई लकड़ियां लेकर चिल्लाते हुए उन भेड़ियों पर टूट पड़ते हैं। आग के डर से भेड़िए भाग जाते हैं और ये भूखे लोग उस कच्चे मांस पर झपट पड़ते हैं। अगली सुबह सभी के पैर बुरी तरह सूज चुके थे और वे आगे चलने की हालत में नहीं थे। यानूस कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अकेला ही आगे जाकर बैकाल झील को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और यानूस अकेला ही आगे निकल पड़ता है। कमजोरी की वजह से वो कई बार गिरता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और उसके सामने मीलों तक फैली बैकाल झील दिखाई देती है। यानूस किसी तरह वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और झील मिलने की खुशखबरी देकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ पूरी टोली बैकाल झील की तरफ निकल पड़ती है। जब ये लोग झील के पास के एक घने जंगल से गुजर रहे होते हैं तो अचानक रशियन क्रिमिनल वाल्का को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सब लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक सहमी हुई लड़की बाहर निकलती है, जिसके कपड़े फटे हुए थे। वो रोते हुए बताती है कि उसका नाम इलियाना है और वो भी एक कस्टडी कैंप से अपनी जान बचाकर भाग रही है। इलियाना हाथ जोड़कर यानूस से कहती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, वरना वे लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन मिस्टर स्मिथ और जोरान उसे साथ ले जाने से साफ मना कर देते हैं। उनका कहना था कि उनके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है और एक लड़की की वजह से उनकी रफ्तार और धीमी हो जाएगी। यानूस भी भारी मन से उनकी बात मान लेता है और वे उस बेबस लड़की को वहीं अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर इन्हें झील के किनारे दलदल में फंसा हुआ एक जंगली हिरण मिलता है। वाल्का तुरंत अपने चाकू से उसका शिकार करता है, जिससे उन्हें कई हफ्तों के लिए पेट भरने लायक मांस मिल जाता है। मांस पकते ही टीम का पादरी वॉस, जिसका दिल उस लड़की के लिए पसीज रहा था, वो बिना कुछ कहे अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वापस उसी घने जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। शाम होते होते वॉस उस लड़की इलियाना को सुरक्षित अपने साथ कैंप में वापस ले आता है। पेट भर खाना खाने के बाद इलियाना की जान में जान आती है और वो भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। इलियाना की मासूमियत और उसकी बातों ने इस ग्रुप के अंदर एक नई जान फूंक दी थी। वो चलते चलते सबका हौसला बढ़ाती और उनके दुखों को भूलने में मदद करती, यहाँ तक कि वो खूंखार रशियन क्रिमिनल वाल्का, जो किसी की भी जान ले सकता था, इलियाना के आने के बाद उसका दिल भी पिघलने लगा था और वो इलियाना की अपनी छोटी बहन की तरह परवाह करने लगा था।
अब बैकाल झील को पीछे छोड़ते हुए ये 7 लोग कई हफ्तों का थका देने वाला सफर तय करके आखिरकार मंगोलिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। दूर से उन्हें हरे भरे खेत और शांति से काम करते लोग दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सबकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। आखिरकार वे सोवियत यूनियन के उस खूनी नर्क से बाहर निकल आए हैं। लेकिन बॉर्डर पार करने से ठीक पहले रशियन क्रिमिनल वाल्का अचानक रुक जाता है। वो आगे जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो एक क्रिमिनल है और किसी दूसरे देश में रिफ्यूजी बनकर नहीं जीना चाहता। उसका वजूद रूस में ही है। यानुस उसे गले लगाता है और वाल्का को गुड बाय कहकर बाकी के 6 लोग मंगोलिया के बॉर्डर में दाखिल हो जाते हैं। मंगोलिया के बॉर्डर में दाखिल होते ही ये 6 लोग जैसे ही मेन ऑफिशियल गेट के पास पहुंचते हैं, वहां लगा एक विशाल बैनर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बैनर पर सोवियत यूनियन के सबसे क्रूर कम्युनिस्ट लीडर जोसेफ स्टालिन की एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। असल में कम्युनिस्टों ने मंगोलिया पर भी अपना कब्जा कर लिया था और वहां भी सोवियत की ही हुकूमत चल रही थी। इसका मतलब साफ था कि मंगोलिया भी उनके लिए सुरक्षित नहीं था। हजारों किलोमीटर की मेहनत बेकार होते देख मिस्टर स्मिथ और जोरान उदास होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। तभी यानुस आगे आता है और कड़क आवाज में कहता है कि अगर मंगोलिया हमारे लिए सेफ नहीं है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम चीन के रास्ते तिब्बत जाएंगे और तिब्बत को पार करके सीधे इंडिया पहुंचेंगे। इंडिया में अभी ब्रिटिशर्स का राज है, वहाँ कम्युनिस्ट हमें छू भी नहीं सकते। हम सिर्फ वहीं सुरक्षित रह सकते हैं। इंडिया का नाम सुनकर सबके चेहरों पर एक बार फिर चमक लौट आती है। लेकिन यह रास्ता कितना खौफनाक होने वाला था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इंडिया पहुंचने के लिए उन्हें मंगोलिया और चीन के बीच फैले दुनिया के सबसे बेरहम और तपते हुए रेगिस्तान यानी गोबी डेजर्ट को पार करना था। एक नए मिशन के साथ ये 6 लोग एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे गोबी रेगिस्तान के अंदर कदम रखते हैं, पासा पूरी तरह पलट जाता है। अब उनका सामना होता है आसमान से बरसती आग और झुलसा देने वाली तेज धूप से, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। गोबी रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में इनके भारी कपड़े और ओवरकोट, जो कभी साइबेरिया की ठंड में जान बचाते थे, अब सबसे बड़ा बोझ बन चुके थे। भूख और प्यास से सबका गला सूख चुका था और दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। रास्ते में जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या छिपकलियां मिलती, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कच्चा ही चबा जाते। जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वे अपने ही पसीने से भीगे कपड़ों को निचोड़कर अपने होठों को गीला कर रहे होते हैं। तभी अचानक मिस्टर स्मिथ को एक दिशा में कुछ हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। वे खुशी से चिल्लाते हैं कि वहाँ पानी जरूर होगा और पागलों की तरह उस तरफ भागने लगते हैं। लेकिन यानुस तुरंत उनका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि वहाँ मत जाइए। वो कोई पेड़ नहीं बल्कि रेगिस्तान का एक छलावा यानी मिराज है। हमें अपनी तय दिशा यानी दक्षिण की तरफ ही जाना होगा। लेकिन मिस्टर स्मिथ प्यास के मारे इतने बेहाल थे कि वे यानुस की बात नहीं सुनते और आगे दौड़ पड़ते हैं। मिस्टर स्मिथ को भागता देख यानुस और बाकी सब भी उनके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि वे इस रेगिस्तान में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही ये सब वहाँ पहुँचते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। यानुस जिसे छलावा समझ रहा था, वो असल में सच था। वहाँ सचमुच पेड़ों के बीच पानी का एक पुराना कुआं था। पानी को देखते ही ये लोग खुशी से पागल हो जाते हैं और सीधे कुएं में मुंह लगाकर हफ्तों की प्यास बुझाते हैं। तोमाज और जोरान कहते हैं कि हमें कुछ दिन यहीं आराम करना चाहिए। लेकिन यानुस समझाता है कि यहाँ पानी तो है पर खाना नहीं। अगर ज्यादा दिन रुके तो भूख से इतने कमजोर हो जाएंगे कि फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह सभी लोग बर्तनों में पानी भरकर एक बार फिर उस तपते हुए रेगिस्तान में चल पड़ते हैं। लेकिन दोपहर होते होते अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है और एक विशाल रेतीला तूफान उनकी तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ घोर अंधेरा छा जाता है। जान बचाने के लिए ये सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेत के टीलों के पीछे छिप जाते हैं और खुद को कपड़ों से ढक लेते हैं। कई घंटों की तबाही के बाद जब तूफान थमता है तो वे देखते हैं कि उनका सबसे बड़ा खजाना यानी पानी की थैलियां रेत में दब चुकी थीं। अब उनके पास आगे के सफर के लिए सिर्फ कुछ घूंट पानी ही बचा था। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब वे फिर से चलना शुरू करते हैं तो पोलैंड की वो मासूम लड़की इलियाना अचानक चक्कर खाकर तपती रेत पर गिर पड़ती है। भयंकर गर्मी और लगातार पैदल चलने की वजह से उसके पैर बुरी तरह सूज चुके थे और उनमें से खून रिस रहा था। इलियाना के पैरों की हालत देखकर सबका दिल दहल जाता है। लेकिन वो बहादुर लड़की मुस्कुराने की कोशिश करती है ताकि उसकी वजह से बाकी लोगों का सफर न थमे। वो हिम्मत जुटाकर कांपते पैरों से फिर चलना शुरू करती है। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद
वो दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ती है। इस बार पादरी वॉस आगे आता है और इलियाना को अपनी गोद में उठा लेता है। खुद वॉस की हालत खराब थी, लेकिन वो उसे मरने नहीं देना चाहता था और उसे गोद में लेकर भारी कदमों से रेत के टीलों को पार करने लगता है। पादरी वॉस इलियाना को गोद में उठाए लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी उस मासूम लड़की के जिस्म का बचा कुचा पानी भी सोख लेती है। इलियाना का शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था और वो वॉस की गोद में ही अपनी आखिरी सांस लेती है। इस ग्रुप की इकलौती उम्मीद जो सबको हंसाती थी और जीने की वजह देती थी, वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। पूरी टीम इलियाना की लाश के पास बैठकर बच्चों की तरह रोने लगती है। मिस्टर स्मिथ तो पूरी तरह टूट जाते हैं। वे भारी मन से रेत को खोदकर इलियाना को वहीं दफन कर देते हैं। इन सब के पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि अगर वे यहाँ रुके रहे तो रेत उन्हें भी खुद में दफन कर लेगी। वे लोग रोते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। इलियाना के जाने के बाद ग्रुप का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। पानी की एक एक बूंद के लिए वे तरस रहे थे। चलते चलते कुछ ही मील बीते थे कि अचानक पोलैंड का वो आर्टिस्ट टोमास, जो अपनी स्केचिंग से सबका दिल बहलाता था, वो भी गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। जब यानूस दौड़कर उसके पास पहुंचता है तो टोमास की धड़कनें रुक चुकी थीं। रेगिस्तान ने एक ही दिन में उनसे उनका दूसरा साथी भी छीन लिया था। अब 7 लोगों की इस टीम में से सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे, यानूस, मिस्टर स्मिथ, पादरी वॉस और अकाउंटेंट जोरान। वे भारी मन से टोमास को भी रेत में दफनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके जिस्म के साथ साथ उनका हौसला भी दम तोड़ रहा था, लेकिन आखिरकार कई दिनों के इस खौफनाक सफर के बाद रेगिस्तान की वो रेत खत्म होती है और सामने विशाल पत्थरीले पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। पहाड़ों को देखकर यानूस के चेहरे पर एक उम्मीद जागती है कि यहाँ पानी का कोई न कोई जरिया जरूर होगा, लेकिन तभी अचानक मिस्टर स्मिथ के घुटने जवाब दे देते हैं और वो वहीं पत्थरीली जमीन पर गिर पड़ते हैं। वो पूरी तरह थक चुके थे, इसीलिए वो यानूस का हाथ पकड़कर हाँफते हुए कहते हैं कि यानूस, अब मैं एक कदम भी और नहीं चल सकता, तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन यानूस का जज्बा फौलाद का था। वो कहता है कि नहीं मिस्टर स्मिथ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यानूस तुरंत वॉस और जोरान को आगे जाकर पानी ढूंढने के लिए भेजता है और खुद मिस्टर स्मिथ को सहारा देकर घसीटते हुए शाम होने तक उन सब के पास पहुंचा जाता है। अगली सुबह एक अजीब सी सरसराहट से अकाउंटेंट जोरान की आंख खुलती है। वो देखता है कि एक खतरनाक जंगली सांप रेंगता हुआ सीधे उसके पैरों पर चढ़ रहा था। जोरान अपनी सांसें रोक लेता है और जैसे ही सांप थोड़ा आगे बढ़ता है, जोरान फुर्ती से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। सांप तो झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन उसका पीछा करते करते जोरान को पहाड़ों की दरार से रिश्ता हुआ एक छोटा सा वाटर सोर्स मिल जाता है। वहाँ बहुत थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। जोरान खुशी से चिल्लाता है और सबको वहाँ बुलाता है। ये चारों लोग उस गीली चट्टान पर सीधे अपना मुंह लगा देते हैं और पत्थरों को चाट चाट कर अपनी प्यास बुझाते हैं। वे उस सांप को भी ढूंढकर मार डालते हैं और उसका कच्चा मांस खाते हैं, जिससे उनके बेजान शरीरों में थोड़ी सी ताकत वापस लौट आती है। लेकिन पानी और खाना मिलने के बाद भी मिस्टर स्मिथ आगे उठने को तैयार नहीं थे। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। तब यानूस उनके पास बैठता है और मिस्टर स्मिथ का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बेटे का नाम लेता है, जिसे सालों पहले रशियन सैनिकों ने मार डाला था। यानूस उनकी आंखों में देखता है और कहता है कि मेरी पत्नी के साथ भी इन कम्युनिस्टों ने यही किया था, लेकिन वो अभी पोलैंड में जिंदा है। वो हर रोज खुद को दोषी मानकर तड़प रही होगी। मुझे जिंदा बचकर उसके पास जाना ही होगा ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं उससे नफरत नहीं करता। मिस्टर स्मिथ, आपको भी अपने बेटे की खातिर जीना होगा। यानूस की ये बातें मिस्टर स्मिथ के सीधे दिल पर लगती हैं और उनका बुझा हुआ हौसला एक बार फिर जाग उठता है। अगली सुबह ये चारों अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक बार फिर खड़े होते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। कई दिनों का कड़ा सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन चीन में भी कम्युनिस्टों का कड़ा पहरा था, इसलिए वे मुख्य रास्तों से बचते हुए सीधे हिमालय के विशाल और बर्फीले पहाड़ों की तरफ मुड़ जाते हैं, जहां से उनका रास्ता तिब्बत की तरफ जाता था। हिमालय की वो हड्डियां जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की भारी कमी और खड़ी चढ़ाई उनके कमजोर शरीरों का आखिरी इम्तिहान ले रही थी। लेकिन इस बार उनके हौसले पहाड़ों से भी ऊंचे थे। बिना किसी आधुनिक गियर या गर्म कपड़ों के वे किसी तरह तिब्बत के बॉर्डर को पार कर लेते हैं। वहां बर्फ के बीच चलते चलते उनकी मुलाकात एक तिब्बती बुद्धिस्ट मंक से होती है। इन चारों की बदहाल हालत देखकर उस मोंक का दिल पिघल जाता है। वो उन्हें सहारा देकर अपने साथ एक बेहद शांत और खूबसूरत मॉनेस्ट्री लेकर जाता है। उस बौद्ध मठ में इन थके हुए मुसाफिरों का बहुत ही प्यार से स्वागत किया जाता है। उन्हें गर्म खाना, साफ पानी और पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं। कई महीनों बाद ये लोग एक सुरक्षित छत के नीचे चैन की सांस ले रहे थे। तभी वहां का मुख्य मोंक यानूस के पास आता है
और कहता है कि यहाँ से इंडिया जाने का रास्ता सिक्किम से होकर जाता है, लेकिन अभी पहाड़ों पर बहुत ही भयानक बर्फबारी हो रही है। अगर तुम लोग अभी गए तो मारे जाओगे। तुम्हें ठंड कम होने तक कम से कम 3 महीने यहीं इंतजार करना होगा। लेकिन यानूस के दिमाग में तो बस अपनी पत्नी का वो रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ 3 महीने नहीं रुक सकता। अगर हम यहाँ आराम करने बैठ गए तो हमारे शरीर सुस्त हो जाएंगे और हम फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे इसी वक्त निकलना होगा। तभी मिस्टर स्मिथ आगे आते हैं और यानूस का हाथ पकड़कर कहते हैं कि यानूस, अब हमारा सफर यहीं तक था। मैं तुम्हारे साथ इंडिया नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से लासा जाऊंगा और वहाँ से अमेरिकी मिलिट्री बेस की मदद से वापस अमेरिका पहुंच जाऊंगा। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है दोस्त, शुक्रिया। दोनों भारी मन से एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिस्टर स्मिथ वहीं रुक जाते हैं। अब ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे थे, यानूस, पादरी वॉस और अकाउंटेंट जोरान। ये तीनों सुबह होते ही बौद्ध मठ से विदा लेते हैं और हिमालय के उन खतरनाक और अनजान बर्फीले रास्तों को नापते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। हफ्तों की जानलेवा चढ़ाई, हाड़ कपाने वाली ठंड और बर्फीले तूफानों को मात देते हुए आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही जाता है जब इन तीनों के कदम भारत की पवित्र भूमि यानी सिक्किम पर पड़ते हैं। वहाँ के लोकल लोग जब इन तीनों की बदहाल और कंकाल जैसी हालत को देखते हैं तो वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। सिक्किम के लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मान के साथ अपने गांव लेकर आते हैं। यहाँ आकर जब इनके सफर का हिसाब लगाया जाता है तो सच जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानूस, वॉस और जोरान ने साइबेरिया के उस नरक से लेकर भारत तक पहुंचने के लिए कुल 6400 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक सर्वाइवल एस्केप था। इन्होंने दुनिया की सबसे जानलेवा ठंड, सबसे तपते रेगिस्तान और सबसे ऊंचे पहाड़ों को अपने हौसले से छोटा साबित कर दिया था। आखिरकार वक्त का पहिया घूमता है और साल 1989 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आता है। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का डाउनफॉल होता है और सोवियत यूनियन का राज खत्म हो जाता है। पोलैंड को पूरे 50 साल बाद आजादी मिलती है। अब यानूस एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरे पर उम्र की झुर्रियां आ चुकी थीं। लेकिन जैसे ही उसे पोलैंड की आजादी की खबर मिलती है वो बिना एक सेकंड गंवाए सीधे अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यानूस अपने उसी पुराने घर के सामने आकर खड़ा होता है। वो आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास रखे एक बड़े पत्थर को हटाकर उसके नीचे छुपाई हुई वही पुरानी चाबी निकालता है। वो कांपते हाथों से ताला खोलता है और जैसे ही अंदर कदम रखता है सामने कुर्सी पर उसकी पत्नी बैठी दिखाई देती है जो अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी। पिछले 50 सालों से वो इसी गिल्ट में जी रही थी कि उसकी एक गवाही ने उसके पति की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों की नजरें जैसे ही मिलती हैं वक्त मानो ठहर जाता है। बिना एक भी शब्द बोले दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यानूस आगे बढ़कर अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है और उसे एहसास दिलाता है कि उसने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था।